हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। जैसे कि आप सबको पता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज बना रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 1 के एक्सप्लेन किया था आपको ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू, उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। ये चैप्टर में भी, हर चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर निकालने वाले, आंसर निकालने वाले, वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे। तो आपको सॉल्व करने आता होगा तो आप लोग कर सकेंगे। तो पहले लेसन में भी थे, हर लेसन में है। तो कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन मतलब उसको किस तरह से यूज करना है, वो नॉलेज को, फॉर्मूला को, और आंसर निकालना है, उस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग का सब में पहला काम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि आपको पूरा लेसन रीड करना है अच्छे से, एक बार बैठ के समझ के समझने की कोशिश करना है कि पूरे लेसन में क्या लिखा है। ये नहीं कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आओ और रट्टा मारने लग जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे या मैं जो ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा हूँ इसी में से आए। इसके अलावा भी, इसके बाद भी, इसके बाहर भी आ सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूं कि ये जरूरी नहीं कि इसी में से आए। ठीक है ना? तो आपका काम क्या है, लेसन पढ़ो, पहले नॉलेज लो। नॉलेज आपको आगे चल के काम आएगी। भले से आपका एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है, लेकिन आप लोग को यूज आएगा, आप लोग को इसको समझना चाहिए। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? हमारे खर्चे का। मटेरियल होता है कि लेबर होता है कि ओवरहेड होता है कि इनमें से कोई भी नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारे खर्चा। कोई भी, जैसे मोबाइल बना रहे हो, सबसे ज्यादा खर्चा किसमें लगता है? मटेरियल में लगता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द, मतलब ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारी इंडस्ट्री में जिसमें मटेरियल ज्यादा महंगा नहीं होता है, उसका लेबर ज्यादा महंगा होता है, हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द में क्या होता है? ज्यादा महंगा मटेरियल। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या रहता है? मटेरियल, क्योंकि मटेरियल के बगैर कोई चीज बनेगी नहीं। कॉस्टिंग स्टॉक टेकिंग पार्ट, सॉरी, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग पार्ट इज अ पार्ट ऑफ। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग मतलब कंटिन्यूसली स्टॉक को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। स्टॉक टेकिंग मतलब स्टॉक लेना और देना, उसका काम करना पड़ता है। तो एनुअल स्टॉक टेकिंग साल में बहुत कम। परपेचुअल इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस, नन ऑफ द अबव। तो सब इसका आंसर क्या आएगा? परपेचुअल इन्वेंट्री। क्योंकि परपेचुअल मतलब जैसे हम लोग का वेटेड एवरेज, तो उसमें क्या होता है? इन्वेंट्री को कंटिन्यूसली हम लोग को मॉनिटर करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल? ये लोग में से कौन सा नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल मानेंगे हम लोग? एक्सीडेंट नॉर्मली नहीं होता है, पिल्फरेज नॉर्मल होता है। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को सही से हैंडल नहीं किया, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। लॉस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बल्क, बल्क मतलब हम लोग जो बड़ी क्वांटिटी में आता है, जब उसको खोलते हैं बल्क, ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब एक बॉक्स में बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, बहुत सारा स्टॉक रहता है, तो खोलते तो 1 2 4 5 टूटा हुआ निकलता है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसमें सबसे नॉर्मल क्या होता है? पिल्फरेज। पिल्फरेज मतलब हम लोग कोई भी लिक्विड चीज अगर हम लोग का स्टॉक है तो बह जाता है, तो वो नॉर्मल है, वो होना ही है। ठीक है ना? तो आंसर इसका पिल्फरेज। नेक्स्ट है, बिन कार्ड इज मेंटेन बाय। पहले समझ लो बिन कार्ड होता है क्या। बिन कार्ड मतलब इसमें लिखा रहता है स्टॉक की डिटेल, कि कितना स्टॉक हमारे पास आया, कितना स्टॉक गया। तो ये कौन मेंटेन करता है? अकाउंट डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा क्या? नहीं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट? नहीं। स्टोर्स? यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टोर्स। उसको कौन मेंटेन करता है? स्टोर्स। स्टोर्स मतलब गोडाउन वाले। ठीक है ना? वेयर हाउस हमारा। नेक्स्ट है, बिन कार्ड कंटेन हो, तो मैंने अभी आप लोग को बता दिया, तो आप लोग को मालूम होगा। डिटेल ऑफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लाइंग इन द बिन। बिन मतलब हमारे इसमें कितने मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका उसका डिटेल रहता है हम लोग के पास। क्या? डिटेल ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लाइंग इन द बिन, डिटेल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल लाइंग इन द बिन, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा बेस्ट आंसर है? बराबर ना? तो सब में बेस्ट है इसका सी, कि हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा है, क्वांटिटी कितनी पड़ी है, वो हमारे को पता होता है। ठीक है ना? किसके अंदर? बिन कार्ड के अंदर चीजें होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर मेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप लोग ने अगर देखे होंगे तो आपको आंसर याद होगा। किस assumption पे रहता है? एंटीसिपेटेड यूजेस ऑफ मटेरियल इज इन यूनिट इज नोन। कितना मटेरियल हम लोग को एंटीसिपेट, मतलब कितना अंदाजा है कि यूज करना चाहिए हम लोग को, वो मालूम होना चाहिए। यस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूनिट मालूम होना चाहिए, कांस्टेंट होती है, ये भी बराबर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी फिक्स होता है। यस। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। सारे अजम्पशन क्या है? राइट है। 6 का डी। आगे लिखा है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड? ये लोग में से कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है? तो लिखा है पहले बिल ऑफ मटेरियल, बिन कार्ड, स्टोर लेजर और ऑल ऑफ दीज। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये लोग में से कौन सा रहता है? स्टोर का लेजर होता है,
बराबर ना। स्टोर लेजर जो मेंशन होता है उससे हम लोग को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिलता है। नेक्स्ट, बिन कार्ड से तो खाली मालूम पड़ेगा कितने स्टॉक है। बिल ऑफ मटेरियल से खाली बिल मिलता है हम लोग को, उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रहता है कितने का आया कितने गया। सबने ज्यादा किससे मिलता है हम लोग को, स्टोर के लेजर से मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये लोग में से कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल देने के लिए। परचेस रिक्विजिशन नहीं, परचेस रिक्विजिशन हम लोग परचेस करने के लिए करते हैं। स्टोर रिक्विजिशन, गुड रिसीव नोट, स्टोर क्रेडिट नोट। तो सब में बेस्ट है इसका स्टोर क्रेडिट नोट। स्टोर्स को हम लोग नोट देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब कंपनी के अंदर ही होता है दोनों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है और वेयर हाउस रहता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या रहता है, स्टोर्स को क्रेडिट नोट देता है कि हम लोग को तुम्हारे से मटेरियल चाहिए। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे, आगे है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल एम एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट ऑन सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ मटेरियल। नीचे दिए हुए कौन से स्टॉक मेथड का मतलब स्टॉक कंट्रोल के मेथड में जो एम करता है कंसंट्रेटिंग एफर्ट्स ऑन सिलेक्टेड आइटम ऑफ मटेरियल, सिर्फ कुछ चीजों पे, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे ही कंसंट्रेट करता है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे तो मैंने पढ़ाया था परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में सबको ध्यान रखना पड़ता है, मटेरियल टर्नओवर में भी सबको, मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर इसमें भी सबको, सब में सिलेक्टेड किसमें करते हैं हम लोग, सिलेक्टेड आइटम में ध्यान देते हैं किसमें, एबीसी एनालिसिस में। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग को, लेक्चर देखेंगे तो। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन एबीसी एनालिसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन जो करते हैं हम लोग एबीसी में, एबीसी एनालिसिस में, वो किसके बेसिस पे करते हैं। तो हम लोग उसमें लिखा था इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल, कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंजप्शन वैल्यू ऑफ कितना कंज्यूम करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो सब है इसके, इसके सारे हम लोग के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं 10th का, ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें। आगे है देखो, द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट अ परचेस रिक्विजिशन व्हेन स्टॉक रीचेस, स्टोर कीपर को इनिशिएट कर देना, स्टार्ट मतलब परचेस रिक्विजिशन के लिए भेज देना चाहिए। कब, जब क्या हो जाता है हम लोग का रीऑर्डर लेवल आ जाए। कौन सा लेवल आ जाए, मिनिमम लेवल पे नहीं करना चाहिए, मिनिमम लेवल तो खाली हम लोग के लिए रहता है अंदाजे के लिए कि इतना मिनिमम, इससे कम तो जाना नहीं चाहिए। मैक्सिमम लेवल मतलब ये एकदम मैक्सिमम लेवल है, इस पे थोड़ी स्टोर रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग। एवरेज लेवल पे भी नहीं करते, किस पे करते हैं, रीऑर्डर लेवल, उसका नाम ही है कि वापस से ऑर्डर कर दो, बराबर है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लॉसेस, कौन सा नीचे दिए हुए में से मटेरियल लॉसेस शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसको हम लोग को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। 12th का देखिए क्या क्या लिखा है, लॉस बाय इवापोरेशन, इवापोरेशन से कितना लॉस हुआ, इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करते हैं, ये तो होना ही है। लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, लॉस ड्यू टू द ब्रेकिंग द बल्क, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को सही से स्टोर नहीं किया गया उसकी वजह से लॉस हो गया, ये कहां पे जाएगा हम लोग का, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना। आगे थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को एक्सप्लेन करके समझाऊं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए और कैसे हम लोग को आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है ना, मतलब तो कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर घुमा के भी आएगा ऑब्जेक्टिव तो आप लोग लिख सकते हो। A return request to a supplier for specific goods at an agreed upon price is called as, हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट देते हैं किसको, सप्लायर को, एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए एट एन एग्रीड, पहले से हम लोग उसको प्राइस एग्री करे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेस ऑर्डर। हम लोग परचेस ऑर्डर लिखते हैं कि हम लोग को ये मटेरियल चाहिए, ये चीज चाहिए, आप लोग अगर पहले पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नीचे दिए में से कौन से डॉक्यूमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द डिलीवरी एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिससे हम लोग डिलीवरी का कंट्रोल कर सकते हैं और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करते हैं गुड्स के रिसीव होना। तो गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल रिक्विजिशन, ऑर्डर टू द सप्लायर, परचेज रिक्विजिशन। तो इसमें आएगा गुड्स रिसीव नोट, क्योंकि गुड्स रिसीव मतलब गुड्स से हम लोग को मालूम पड़ता है कि गुड्स कितना हम लोग के पास आ रहा है, उससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे हम लोग को पता चलता है कि गुड्स कितनी रिकॉर्ड हुई आई है। देखो आप लिखा है आगे, अब परचेज रिक्वेजिशन इज रेज्ड, परचेज रिक्वेजिशन हम लोग रेज करते हैं, किसको रेज करते हैं, देखो लिखा है टू इंटीमेट द सप्लायर टू द सप्लायर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यू मटेरियल रिक्वायर्ड, कितने हम लोग को क्वांटिटी और क्वालिटी का मटेरियल चाहिए परचेज रिक्वेजिशन में। व्हेन द स्टॉक ऑफ मटेरियल हैज फॉलन टू द रीऑर्डर लेवल, तो याद रखना परचेज रिक्वेजिशन हम लोग कब करते हैं, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, जब गुड्स रिसीव करते हैं, नहीं तो रिसीव नोट होता है। टू लेट द अकाउंट डिपार्टमेंट नो दैट इनवॉइस शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सप्लायर, जिससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम लोग को इनवॉइस चाहिए, नहीं तो सब में बेस्ट है इसका व्हेन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हैज फॉलन टू द रीऑर्डर लेवल, रिकॉर्डर लेवल लिखते हैं उसने, रीऑर्डर लेवल। ठीक है ना, जब हम लोग का स्टॉक क्या होता है, रीऑर्डर लेवल से कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज रिक्वेजिशन देते हैं। ठीक है ना। आगे 16 का है आप लोग का द रीऑर्डर लेवल किसको बोलते हैं,
द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी ऑर्डर्ड, कितनी यूनिट हम लोग को ऑर्डर करना चाहिए, नहीं, इसको हम लोग ईओक्यू बोलते हैं। द लेवल ऑफ इन्वेंट्री व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस, ये इन्वेंट्री मतलब जहां पे हम लोग को नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, यस सबने बेस्ट यही है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नहीं, बोथ बी एंड सी नहीं, सब में आंसर क्या है इसका, बेस्ट बी। आगे आते हैं, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्वायर्ड फ्रॉम सप्लायर इंक्लूडिंग इनकमिंग फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो हम लोग गुड्स एक्वायर कर रहे हैं, जो गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम सप्लायर इंक्लूडिंग इनकमिंग फ्रेट, उस पे जो फ्रेट लगा हम लोग को वो, और जो हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा वो, बराबर ना, तो वो दोनों किसके अंदर आएगा, परचेसिंग कॉस्ट में, ऑर्डरिंग कॉस्ट में, स्टॉक आउट कॉस्ट में, कैरिंग कॉस्ट में, तो वो किसमें आता है, परचेसिंग कॉस्ट में। जब तक मटेरियल हमारे पास नहीं आता है तब तक उस पर जो भी कॉस्ट क्या आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेसिंग कॉस्ट। उसके फ्रेट और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट किसमें आता है, उसके परचेसिंग कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। अगर आप लोग ने नॉर्मल कैपिटल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप लोग ने, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो उसमें भी आप लोग को पता होगा। चलिए, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, इशूइंग, प्लेसिंग परचेस ऑर्डर प्लस रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग द आइटम द इंक्लूड इन ऑर्डर इज, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, इशूइंग, प्लेसिंग परचेस ऑर्डर को प्लेस करना, रिसीविंग, उसका इंस्पेक्शन करना, ये सब किसमें आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। अगर आप लोग ने पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, लेक्चर आप लोग ने अगर ईओक्यू का देखे होंगे तो मेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द कॉस्ट दैट रिजल्ट व्हेन कंपनी होल्ड्स एन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स फॉर सेल, ऐसा कॉस्ट जो हम लोग को गुड्स हैंडल करने के लिए लगता है, बराबर ना, सेल के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेसिंग कॉस्ट बोलते हैं क्या, नहीं, कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, यस कैरिंग कॉस्ट आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं, सब में बेस्ट क्या उसके लिए, कैरिंग कॉस्ट। गुड्स कमाल करने जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। आगे लिखा है देखो, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज आर एन एग्जांपल ऑफ विच कॉस्ट कैटेगरी, जो कॉस्ट होता है एसोसिएट होता है किसके, स्टोरेज के, तो वो किस कॉस्ट कैटेगरी में आएगा, क्वालिटी कॉस्ट में आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा, लेबर कॉस्ट में आएगा, कैरिंग कॉस्ट में आएगा, जल्दी बताइए मुझे। तो सोचिए इसमें क्या आएगा, कैरिंग कॉस्ट। अभी हम लोगों ने ऊपर वाला पढ़े, नीचे वाला भी लगभग सेम है, 19 और 20। इफ देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ इन्वेंट्री, अगर हम लोग इन्वेंट्री के साइज बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमारे है, इन्वेंट्री का साइज बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर ना। सिंपल सी बात है, हम लोग अगर साल में 10,000 यूनिट लगती है और एक बार में हम लोग 1000 मंगाते हैं तो 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग साइज ऑफ इन्वेंट्री बढ़ा देते हैं, इन्वेंट्री ऑर्डर बढ़ा देते हैं, तो हम लोग का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर ना। लिखा है देखो, साइज ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर्स, कितनी इन्वेंट्री हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो अगर बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है कि हम लोग का जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डिक्रीज 21 का, ठीक है, बी। चलिए 22, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर्स, अगर हम लोग इन्वेंट्री ऑर्डर का साइज बढ़ा देते हैं तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट, साल का कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, इंक्रीज। उसका डिक्रीज आएगा, इसका क्या आएगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा माल मंगाएंगे उतना ज्यादा उसको संभालना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। 22 देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 22 का क्या है, ए, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर, अगर हम लोग इन्वेंट्री ऑर्डर बढ़ा देते हैं तो साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, डिक्रीज हो जाएगा। 23 का आंसर क्या आएगा, डिक्रीज। क्या हम लोग का इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग के ज्यादा ऑर्डर मंगाएंगे तो बार बार ऑर्डर करने का खर्चा बच जाएगा ना हमारा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट साल का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 23। आगे आते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, अभी तो हम लोग ये कर चुके हैं, वापस से आ गए, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो इसका बी आंसर आएगा 24 का बी। आगे देखते हैं, मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंट्रोल ओवर, मटेरियल कंट्रोल में हम लोग किसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, कंजप्शन ऑफ मटेरियल पे करते हैं, कि इशू ऑफ मटेरियल पे करते हैं, परचेस ऑफ मटेरियल पे करते हैं, परचेज, स्टोरेज, स्टू ऑफ मटेरियल, सब पे करते हैं, तो डी आएगा इसमें आंसर 25 का डी। चलिए आगे आते हैं 26, मटेरियल इक्विजिशन इज मेंट फॉर, मटेरियल इक्विजिशन किस लिए क्या आता है, परचेस ऑफ मटेरियल करने के लिए क्या आता है, कि सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर क्या आता है, स्टोर ऑफ मटेरियल क्या आता है, सेल ऑफ मटेरियल किसके लिए क्या आता है, आप लोग सोचिए जरा। 26 का क्या आएगा, परचेस करने के लिए हम लोग परचेस ऑर्डर देते हैं, सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट को बोलता है कि हम लोग को क्या करो, मटेरियल सप्लाई करो, तो वो क्या देता है, मटेरियल रिक्विजिशन। तो याद रखना आंसर क्या है इसका, बी। 27, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 20 पर बिन कार्ड एंड स्टोर्स, बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। उसके बाद है आप लोग का बिल ऑफ मटेरियल एंड बिल मटेरियल इक्वेशन, बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल इक्वेशन रहता है क्या उसमें, परचेस इक्वेशन और परचेस ऑर्डर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड इनवॉइस। तो परचेस इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है हम लोग का, बिन कार्ड रहता है और स्टोर लेजर का मिक्स रहता है,
बिन कार्ड मतलब कितना मटेरियल आया और गया, और स्टोर लेजर भी साथ में रहता है। तो आंसर क्या आएगा इसका 27 का ए। 28 फीफो। फीफो का फॉर्म आप सबको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो एकदम सिंपल सा है। मटेरियल इज इशूड बाय स्टोर्स कीपिंग अगेंस्ट, बराबर ना। मटेरियल क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं, बाय स्टोर कीपर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में मटेरियल हम जब इशू करते हैं, मटेरियल रिक्वेजिशन के करते हैं कि मटेरियल ऑर्डर के करते हैं, परचेज रिक्वेजिशन के, गुड्स रिसीव नोट के लिए करते हैं। आप लोग सोचिए 29 का है ये, क्या आएगा ए, मटेरियल रिक्वेजिशन। अभी हमने ऊपर करे यहाँ पे, देखो यहाँ पे था 26 में, बराबर ना। नेक्स्ट ईओक्यू स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसका भी क्या आएगा ए, 30 का भी ए है, बराबर है। आगे बढ़ते चलो। द डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग द मटेरियल, मटेरियल रिसीव करने के बाद और उसको इंस्पेक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, मटेरियल रिकॉर्ड नोट बनाते हैं, गुड रिसीव नोट बनाते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं, इन्वेंटरी रिकॉर्ड। तो क्या बनाते हैं हम लोग, गुड रिसीव नोट बनाते हैं। गुड रिसीव कर लिए और देख दाग के रिसीव करें हम लोग, सब चीज बराबर है तो हम लोग क्या बनाते हैं, गुड रिसीव नोट। तो इसका आंसर क्या आएगा 31 का बी। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल ऑब्जेक्टिव सॉल्व। अब यहां से जो है 32 से ये क्या है, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है। इसमें आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन ईओक्यू के बेस पे है, फिर क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत एबीसी के बेस पे भी हो सकता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन क्या बोलते हैं आगे जो क्वेश्चन है वो फीफो के वेटेड एवरेज के बेस पे भी है। तो आप लोग को ये सब करना पड़ेगा खुद से सॉल्व करके। तो उसके आंसर्स मैं आप लोग को दे देता हूं, लेकिन आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ये सिर्फ मतलब रट्टा मारने की चीज नहीं है, इसको समझ लोगे तो आप लोग को क्वेश्चन घुमा के पूछे, कैसा भी पूछे, आप लोग को आने लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लेसन एक बार अच्छे से सुकून से पढ़ो। मैंने बोला भी है आप लोग को कि पर डे एटलीस्ट 2 अकाउंट्स के, मतलब समझो आपका अकाउंट के मैं 3 चीजें काउंट कर रहा हूँ, अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2 और टैक्स। तो तीनों के एक एक लेसन पढ़ो, या कोई भी 2 सब्जेक्ट के एक पढ़ो, और एक थ्योरी का लेसन लो कोई भी, जैसे कंप्यूटर हो गया आप लोग का, या कॉम 5 हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसका भी एक लेसन पढ़ो। तो आप लोग का टारगेट होना चाहिए कि एक दिन में 3 लेसन होना चाहिए आप लोग का, रीड करके अच्छे से समझ के, और फिर ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने जाना। तो आप लोग को गारंटी है कि 15 दिसंबर से पहले सब खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज से दिमाग में बिठा लो, टारगेट बना लो, शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट आप लोग का ये है कि आप लोग को पर डे 3 लेसन करना है। अब वो आप लोग बना लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के करना, एक ही सब्जेक्ट के मत करना, ठीक है ना। उसके बाद आगे आप लोग को जब क्या बोलते हैं पेपर आएगा, मतलब पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो आप लोग क्या करो, इसको रिवाइज करो। 15 दिसंबर से पहले मेरी उम्मीद है कि आप लोग का पूरा पढ़ के भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, और दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखते रहो, सीखते रहो, बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और कॉन्फिडेंस रखो अपना कि हो जाएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे लेसन के साथ में। वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, लाइक भी करो और कमेंट भी किया करो, ताकि वीडियो को मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए।